प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शब्द शक्तियाँ। जैसा कि हमने पिछला जो वीडियो था वो था हमारा काव्य गुण और दोष के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्तियों के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर में लगता है और यूनिट नंबर 5 में। तो आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो रहेगा शब्द शक्तियाँ। जैसा कि इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस शक्ति। शब्द जो है हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं, उसका अर्थ अलग होता है। श्रोता या पाठक जो है वो अर्थ को किस प्रकार ग्रहण करता है वो होती है शब्द शक्ति। यानी शब्द में निहित जो शक्तियां हैं, जैसे शब्द की शक्ति जो है असीम होती है, अनन्य होती है शक्तियां। शब्द जो है हमारे मन, कल्पना, अनुभूति पर बहुत सारे प्रभाव डालते हैं और प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ जो है वो प्रसंग के हिसाब से, प्रसंग के अनुसार बदल जाता है। जब उसका अभीष्ट अर्थ जो है श्रोता तक पहुंचता है तो उसका अर्थ प्रसंगानुसार भी बदल जाता है। तो उस प्रसंग में जो छिपे हुए शब्द होते हैं, छिपे हुए शब्द की जो शक्ति होती है, उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। एक वाक्य हमारे पास ये है कि खेत में गाय जो है वो घास चर रही है। बिल्कुल साधारण शब्द है, उसका हम साधारण अर्थ लेंगे। एक दूसरा शब्द है जैसे रमेश तो नीरी गाय है। अब इस शब्द को देखें, इस वाक्य को देखें कि रमेश तो नीरी गाय है। यहां पर जो रमेश का गाय के साथ जो संबंध उसको कहा गया है वो एक जानवर शब्द ना होकर के, जानवर शब्द नहीं लेकर के इसका अर्थ लिया जाएगा भोला भाला। भोला भाला, सीधा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द की जो शक्तियां होती है वो असीम होती है, वो प्रसंग के अनुसार व्यक्त करी जाती है और श्रोता जो है उसका अर्थ किस प्रकार लेते हैं उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार जैसे एक शब्द और देखते हैं कि उदाहरण के लिए कि गाय, जो रमेश की जो गाय है वो 5 किलो दूध देती है। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। अब इसी का दूसरा जो वाक्य देखें कि सुमित्रा की बहू तो गाय है। अब दोनों शब्दों में गाय आया है, लेकिन एक वाक्य का अर्थ जानवर के रूप में है, जैसे रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, और दूसरा जो अर्थ हम लेते हैं कि सुमित्रा की बहू गाय है। वो जो गाय है वो जानवर शब्द न लेकर के सीधा सादा और अच्छा, सीधा सादा भोला भाला व्यक्तित्व है उसका, ये उसका संदर्भ लिया जाता है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति जैसा हमने देखा कि शब्द दो शब्दों से मिलकर बनी है, शब्द और शक्ति, यानी शब्द में निहित शक्ति। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में जो छिपी हुई शक्ति होती है, शब्द हमारे मन पर, मस्तिष्क पर अनुभूति के द्वारा बहुत सारे प्रभाव डालते हैं। तो शब्द में जो निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इस दूसरी परिभाषा देखें कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निहित वृत्ति यानी अर्थ, उसका अर्थ वृत्ति को जानने के हेतु जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि शब्द जो है, शब्द शक्ति में शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उससे निकलने वाले अर्थ कौन कौन से होते हैं और उसकी शक्तियां जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए
अब हम जानते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक से हम वाच्यार्थ लेंगे और वाच्यार्थ जो होती है वो अभिधा, इसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। यानी अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ उसका मुख्य अर्थ होता है और वाचक से जो वो है वो बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षक से लक्ष्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ और लक्ष्यार्थ से जो शब्द शक्ति बनेगी वो है लक्षणा, लक्षणा। और व्यंजक से जो शब्द बनेगा वो है व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ। और इससे जो शब्द शक्ति निकलेगी वो बनेगी व्यंजना। तो हमारे सामने अब देखें कि जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की आ चुकी है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अब हम पहला जो प्रकार करने जा रहे हैं वो है अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या रहेगी कि वह शक्ति शब्द के साधारण और व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। यानी अभिधा शब्द शक्ति कौन सी है कि शब्द के साधारण, सीधा साधा अर्थ लेंगे उसका, शब्द के साधारण व व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी इसका हम जो है सीधा साधा अर्थ लेंगे, जैसे खेत में गाय घास चर रही है, खेत में गाय घास चर रही है, मोहन की गाय 5 किलो दूध देती है। सीधा सीधा अर्थ हम इसका लेंगे, सीधा अर्थ लिया जाएगा। यानी शब्द के साधारण अर्थ और व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। और हम जानेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति में जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी अभिधा में जो शब्दों का, अभिधा में जो शब्दों का अर्थ बोध लिया जाता है, अर्थ बोध लिया जाता है, वे 3 प्रकार के होते हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे और योगरूढ़। और योगरूढ़ शब्दों को लेंगे। अभिधा से निकलने वाले अर्थ को क्या कहेंगे, अभिधेयार्थ। एक तो अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ कह सकते हैं उसको, मुख्यार्थ या उसको मुख्य अर्थ लेंगे। यानी उस शब्द का मुख्य अर्थ होगा। यानी बात की है कि साधारण और व्यावहारिक मुख्य अर्थ लेंगे, जैसा शब्द है उसको वैसा ही ग्रहण करेंगे। साधारण होंगे बिल्कुल, जैसा है वैसा ही ग्रहण करेंगे और मुख्य अर्थ होगा उसका। और उससे निकलने वाले जो शब्द हैं वो अभिधेय अर्थ होते हैं। जैसे हम बात करते हैं शब्द की उदाहरण स्वरूप कि खेत में गाय, जैसे खेत में गाय घास चर रही है, खेत में गाय घास चर रही है। सीधा साधा अर्थ है कि खेत में गाय है जो घास चर रही है, सीधा अर्थ लिया जाएगा। मुख्यार्थ है ये, अभिधेयार्थ है, यानी उसका अभिधा से सीधा साधा संबंध है, साधारण शब्द है, व्यावहारिक है, जैसा हमने देखा वैसा ही उसका अर्थ लिया। जैसे एक और शब्द की बात करें कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। दूसरा है जैसे रमेश की गाय
5 लीटर दूध देती है। सीधा साधा अर्थ है कि रमेश की जो गाय है वो 5 लीटर दूध देती है। आइए अब हम दूसरा प्रकार जानते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? किसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति को? यानी शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न। जैसे हमने बात की अभिधा की, उसमें मुख्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ को बताने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। यानी इसमें मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, इससे मिलता जुलता दूसरा अर्थ लगाएंगे। यानी मुख्य अर्थ से भिन्न होगा, लक्ष्यार्थ को बताने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। बात करते हैं कि शब्द के मुख्य अर्थ, इसमें मुख्य अर्थ नहीं होगा, मुख्य अर्थ से भिन्न, यानी जो सीधा साधा अर्थ है उससे अलग अर्थ लेना पड़ेगा, अलग अर्थ लगाएगा। वो प्रसंग के अनुसार होगा कि सामने वाला श्रोता है वो किस प्रकार उसके अर्थ को लगाता है, ग्रहण करता है। तो शब्द के मुख्य अर्थ से भिन्न होगा, लक्ष्यार्थ को बताने वाली, यानी उसका लक्ष्य होगा, किसी पर लक्ष्य करेगा तो लक्ष्यार्थ को बतलाने वाली शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। वाच्यार्थ की प्राप्ति न हो, यानी मुख्य अर्थ की प्राप्ति जो है वो न हो, उसी से संबंधित दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है यानी लक्ष्यार्थ। अब उदाहरण को अब जब हम लेंगे तो अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति तो शेर है। दूसरा, यह आदमी है कि भैंस, आदमी है कि भैंस। अब इन शब्दों को अगर हम गौर से अर्थ ग्रहण करेंगे तो देखेंगे कि वह व्यक्ति तो शेर है, यहां पर व्यक्ति को शेर अवश्य कहा है, लेकिन शेर यह जानवर वाला नहीं है। उसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति वीर है, उस व्यक्ति में शक्ति है, सामर्थ्य है, वीर है। यानी यहां पर यह शब्द जानवर जो जानवर नहीं लिया जाता। वह व्यक्ति तो शेर है, इसमें शेर है, जो जानवर शब्द नहीं लेंगे उसका अर्थ क्या लगाएंगे? दूसरा अर्थ लगाएंगे, भिन्न अर्थ लगाएंगे। क्या? कि वह व्यक्ति वीर है, सामर्थ्यवान है। यानी वह व्यक्ति वीर है, सामर्थ्यवान है। यानी अपनी भाषा में जो कहते हैं ना, तगड़ा है, तगड़ा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है। और वह व्यक्ति तो शेर है, बहादुर है, बहादुर है, इसका अर्थ लेंगे। तो उसका अर्थ जो है जानवर नहीं लेंगे, किसी अन्य अर्थ की बात करेंगे। अब जैसे कह दे कि रमेश तो शेर है, तो रमेश क्या वास्तव में शेर है? क्या वो जानवर है? नहीं। उसका अर्थ क्या होगा कि रमेश जो है वो बहादुर है, वीर है, सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। तो उसका अर्थ है वो लिया जाएगा। तो पहले ही हमने बात की है कि शब्द के मुख्यार्थ को नहीं लेंगे, इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द लेंगे, भिन्न अर्थ लेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखें कि यह आदमी है कि भैंस। अब यहां पर इसको मूर्ख बताया है। अब भैंस, वैसे इसका अर्थ जानवर नहीं होगा, जानवर न लेकर के इसका अर्थ मूर्ख से लेंगे कि वह व्यक्ति तो मूर्ख है, अनपढ़ है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि यह आदमी है कि भैंस है, इसको कुछ पता नहीं है। इसका दूसरा अर्थ लेंगे। जैसे अर्थ बात करेंगे, जैसे रावण तो गधा है, रावण तो गधा है। तो यहां पर जो ये गधा है इसका अर्थ न लेकर के दूसरा अर्थ लिया जाएगा मूर्ख के संदर्भ में, कि रावण मूर्ख है क्योंकि उसने सीता का हरण किया था, मूर्खता वाली बात की थी, उसने मूर्खता का कार्य किया, एक स्त्री को वो अपहरण करके ले गया था। तो रावण क्या है?
इस गधे के संदर्भ में मूर्ख कहा जाएगा, जानवर शब्द नहीं लिया जाएगा। और लक्षणा शब्द शक्ति के आगे अगर हम भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवर्ती। इसके दो भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवर्ती। प्रयोजनवर्ती तो एक उसका भेद है रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवर्ती लक्षणा। तो ये थी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। तो आइए अब हम जानते हैं तीसरा भेद, व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें क्या होगा कि इसमें न तो मुख्यार्थ होगा न लक्ष्यार्थ होगा, इसमें किसी नए अर्थ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई नया अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा। यानी वो शब्द जो है वो रहस्य खोलेगा, भेद खोलेगा, स्पष्ट करेगा कि वास्तव में वह वाक्य है क्या। और वो जो है अर्थ वो पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है कि वो उसको किस प्रकार ग्रहण करेगा, किस प्रकार उसका अर्थ लेगा, वो पाठक श्रोता पर निर्भर करेगा। तो आइए हम जानते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को। तो व्यंजना शब्द शक्ति है वो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ निकले। यानी व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर न तो मुख्यार्थ होगा न लक्ष्यार्थ होगा, ये दोनों ही नहीं होंगे। यानी अभिधा और लक्षणा जो है उनसे बिल्कुल हटकर तीसरा अर्थ निकालेगी यह, और वो अर्थ शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ निकले वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। और इसमें क्या होता है, किसी नए अर्थ को प्रकट करेगी। कोई नया अर्थ लगाएंगे, तीसरा अर्थ निकलेगा, नया अर्थ होगा। नया जो अर्थ है वो पाठक या श्रोता पर निर्भर करेगा कि वो उसका अर्थ किस प्रसंग में कैसे ले रहा है। वो पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है कि वो उसका अर्थ कैसे लेगा। और व्यंजना शब्द शक्ति को अगर हम शब्दों में एक शब्द में कहें तो उसका मतलब होता है विकसित करना, स्पष्ट करना, या उस वाक्य के भेदों को खोलना, रहस्य खोलना। उस शब्द के रहस्य को खोला जाता है, विकसित करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वो वाक्य क्या कह रहा है। यानी न तो अभिधा वाला अर्थ होगा न लक्षणा वाला अर्थ होगा, इसमें किसी नए अर्थ की प्राप्ति होगी, कोई तीसरा अर्थ निकलेगा और वो बिल्कुल नया अर्थ होगा। और वो पाठक श्रोता पर निर्भर करेगा कि वो कैसे उसको ग्रहण करता है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने इतना ही कहा कि संध्या हो गई, संध्या हो गई, मैंने केवल इतना ही कहा। यानी मेरे सामने बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे जिसमें बहुत अलग अलग भांति वाले कार्य करने वाले थे, कुछ स्टूडेंट थे, कुछ विद्यार्थी थे, कुछ पुजारी थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने तुरंत उनके बीच में जाकर एक शब्द बोल दिया जोर से कि संध्या हो गई, संध्या हो गई। अब मैंने इतना ही बोला है, संध्या हो गई, तो पाठक और श्रोता जो है वो उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। कैसे? जैसे अगर पुजारी के संदर्भ में बात करें तो संध्या हो गई तो पुजारी अर्थ लगाएगा कि शाम का समय हो गया है, मेरी पूजा अर्चना करने का समय हो गया है, वंदना करने का समय हो गया है, यानी संध्या हो गई। इसी को अगर दूसरा अर्थ ग्रहण करें, जैसे कोई मजदूर कार्य कर रहे हैं, मैंने वो अर्थ लगाएगा कि शाम हो चुकी है, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए, संध्या हो गई। जैसे कोई विद्यार्थी है वो ग्रहण करेगा कि अब शाम हो गई है, घर चलना चाहिए, आज का हमारा ये जो लेक्चर था, पाठ था, वो कंप्लीट हुआ, संध्या हो गई। जैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। पुजारी के अनुसार शाम का समय हो गया, वंदना का समय हो गया, पूजा अर्चना का समय हो गया। मजदूर के हिसाब से यानी शाम हो गई, वो घर की ओर प्रस्थान करेगा। छात्र है वो घर की ओर चल पड़ेंगे, घर की ओर चले जाएंगे क्योंकि छुट्टी का समय हो गया है। और
संध्या हो गई, उसका छोटे बच्चे अर्थ ग्रहण करेंगे कि जैसे बच्चे बाहर खेल रहे थे, किसी ने आकर कहा कि संध्या हो गई, तो बच्चे अंदर आ जाएंगे कि संध्या हो गई है, शाम हो गई है, अब खेलने का वक्त नहीं रहा। तो भिन्न प्रकार के जो पाठक श्रोता हैं वो अपने अपने अर्थ लगाएंगे, अपने अपने अर्थ के अनुसार ही उसको ग्रहण करेंगे। हमने तो इतना ही कहा था कि संध्या हो गई। अब जैसे बात करें, एक शब्द है, साधारण शब्दों में अगर बात करें कि मैंने कहा 8 बज गए, मैंने कहा 8 बज गए। अब क्या होगा, 8 बज गए, उसका मतलब पुजारी जो है वो कहेगा कि शाम का समय हो गया है, पूजा अर्चना का समय हो गया है। कोई अन्य व्यक्ति कहेगा कि शाम हो गई, चलो घर चलते हैं, खाने का समय हो गया है, खाना खाते हैं। कुछ लोग जैसे मधुशाला की ओर दौड़ पड़ेंगे, मधुशाला की ओर दौड़ेंगे कि 8 बजने का समय हो गया है, कहीं मदिरालय बंद ना हो जाए। तो भिन्न प्रकार के अर्थ लेंगे, वो अपने अपने हिसाब से पाठक श्रोता कहेंगे। हमने तो इतना ही कहा था कि 8 बज गए किसी को देखकर। जैसे बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैंने आपको केवल उदाहरण स्वरूप समझाने हेतु ये कहा कि संध्या हो गई, उसका जो व्यक्ति है अलग अलग अर्थ लेंगे। तो देखें कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ निकले, कोई तीसरा अर्थ निकले, संध्या हो गई, यहाँ केवल इसका अर्थ ये नहीं है कि संध्या हो गई, अलग अलग अर्थ होंगे, अलग अलग पाठक श्रोता पर निर्भर है कि वो किस प्रकार का अर्थ लेगा। नए अर्थ का निर्माण होगा, नया अर्थ पाठक श्रोता पर निर्भर करेगा। और व्यंजना का मतलब होता है विकसित, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अभी संध्या हो गई, ये रहस्य खोल रहा है पाठकों के, किस किस संदर्भ में वो क्या क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण देखते हैं कि कैसा उसका अर्थ है, क्या अर्थ नया अर्थ निकलेगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी इसमें रहीम जी कह रहे हैं, अब जो ये पानी है, पहले इनके अर्थ देखते हैं। पानी के अर्थ बहुत सारे अर्थ हैं, पानी का बहुत सारे अर्थ निकलेंगे इसमें कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब पानी के संदर्भ में मोती का जो अर्थ लेंगे वो चमक से होगा, और मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। और चून, इस पानी के अर्थ में जो अर्थ लेंगे वो है चूना, चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बिहारी की प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें बिहारी जी जो हैं मिर्जा राजा जय सिंह को समझा रहे हैं। मिर्जा राजा जय सिंह को वो डायरेक्ट सीधा नहीं कह रहे, वो किसी और को माध्यम बना के कह रहे हैं। वो बाग में हैं, बाग में जो भंवरे हैं, कलियां हैं, जो बाग में पुष्प हैं, उन पर जो भंवरे बैठे हैं उनको देखकर कह रहे हैं, और साथ में जय सिंह, राजा जय सिंह को भी सुना रहे हैं, मिर्जा राजा जय सिंह को। क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह का विवाह हुआ, वो नए नए विवाह के उपरांत जो है राजकाज भूल जाते हैं, प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, राजकार्य भूल जाते हैं, हर समय प्रेम प्रेम प्रेम। तो उसको समझाने के लिए जो बिहारी जी हैं वो ये दोहा कह रहे हैं, और कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, वो भंवरे को लक्ष्य करके भंवरे को कह रहे हैं और जय सिंह को लक्ष्य बना रहे हैं कि अभी इन नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी इन कलियों में इस कली का विकास नहीं हुआ है, अभी इन पुष्प में मधु शहद नहीं भरा है, नहीं विकास ही काल, और नहीं इसी समय इसका विकास हुआ है। अभी तो यह केवल एक छोटा फूल या कली है, इसका विकास पूरी तरह नहीं हुआ है। अली कली ही सो बिंद्यो, अभी जब तुम्हें विकास ही नहीं हुआ है इसका, अभी से तुम इसके पीछे पड़े हो, प्रेम में पड़े हो, या इसको इसका रसपान कर रहे हो, तो आगे आपका कौन सा हवाल, आगे कौन सा आपका हाल होगा। तो ये कह रहे हैं भंवरे को
लक्ष्य बना रहे हैं किसको, मिर्जा राजा जय सिंह को। तो जय सिंह को समझा रहे हैं कि अभी ये आपका इस कली यानी प्रेमिका जो आपकी है उसका विकास नहीं हुआ है और अभी आपके इस प्रेम के बंधन में पड़े हुए हो, तो इस राजकाज को कौन संभालेगा। डायरेक्ट राजा को न कह करके सीधा तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं। तो हमने पहले भी बात की है कि इस व्यंजना शब्द शक्ति में तीसरा अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द शक्तियाँ वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगी वो रहेगी अलंकार। धन्यवाद।